अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मरतबा फिर मैं आप सबको नॉवल से मेरे चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। और जी तो आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पर मैं फ़ाइनली लेकर आई हूँ आप सबके लिए मुकम्मल कहानी। इस कहानी का नाम है बाहों में चले आओ सनम। और मुझे पूरी 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 उम्मीद है आपको ये कहानी भी बहुत 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 पसंद आएगी। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं आप सबकी दिल से मशकूर हूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उसूलन दो वजूहात होती है जब एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की एक तलाकशुदा खुद से तकरीबन कम बेश 11 साल बड़े मर्द से शादी करती है मिसेस हाशिर। नंबर एक, अगर लड़का अमीर हो। और नंबर दो, अब की बार हाशिर ने उसके सरापे पर एक भरपूर निगाह डाली और उसके तासुरात का जायज़ा लेकर तल्ख लहजे में कहा। नंबर दो, रास्ता कोई और होता है मगर मंजिल के तौर पर कोई और सामने आ जाता है। वरीशा के चेहरे का रंग एकदम फक हुआ था, हाथों में कपकपाहट वाज़ेह थी। आप बताना पसंद करेगी आपके मामले में क्या वजह थी? वजह नंबर एक, मगर मुझे आप लालची नज़र नहीं आती। तो क्या वजह नंबर दो? उसने वरीशा के चेहरे को तकते हुए कहा। वो होले होले से कपकपा रही थी, गोया उसकी बातों से डरा रही हो। देखिए, आपकी खामोशी को मैं इस बात समझूंगा, उसने मामूली से लहजे में बाएं अब्रू को उचकाकर कहा, जैसे जवाब का मुंतजर हो। वरीशा सर मजीद झुका गई। हाशिर के तमाम खदशों पर उस लड़की ने सच की मोहर लगा दी थी। वो एक गहरी सांस लेकर उठा और जेब से एक डब्बा निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। पहन लीजिएगा। वो वॉशरूम की जानब चल दिया। और हाँ, वहाँ सो जाइएगा, रात काफ़ी हो गई है। वो रही वार्डरोब, कपड़े बदल ले। लहजा सपाट था। तो तय रहा वरीशा, तुम्हारी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। तुमको मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। तुम इतनी बेमोल हो कि तुम्हारा शौहर शादी की पहली रात ही तुमसे ऐसे सवालात पूछ रहा है। लानत हो तुम पर। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। वो वार्डरोब की जाने बढ़ी। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो हाशिर पूरे बेड पर कब्जा जमाए नींद के आगोश में जा चुका था। हाँ भाई, मैं कौन सा जहेज में लाई हूँ ये बेड। यूं ही पिसर कर सोएंगे ये बेड पर अब, और मैं इस 2 सीटर सोफे पर। वो बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में घुसी और मुंह हाथ धोकर बाहर आई। वो अभी भी उसी पोजीशन में सो रहा था। वो खफ की भरी निगाहें लिए उसे तक रही थी और फिर वार्डरोब से कंबल उठाकर जैसे तैसे सोफे पर लेट गई। नींद की देवी जाने कब मेहरबान हुई और वो वादी ख्वाब में पहुंच गई। अरे क्या हो गया? अगर लड़का शादीशुदा है, खाते पीते घर आने का है, और फिर ना सास ना नंद का झंझट, ना कोई जिम्मेदारी, नौकर चाकर काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ हाँ कर डाले अशरफ साहब। रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं ऐसे रिश्ते। सकीना बेगम ने हथेली पर सरसों जमाते कहा। अरे भली मानस, ऐसे कैसे ब्याह दो अपनी इकलौती बेटी को? और फिर लोग क्या कहेंगे कि शादीशुदा लड़के से ब्याह दी बच्ची? अशरफ साहब ने रसाने से कहा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। लोग क्या कहेंगे? भाई हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, ना कि लोगों की। फिर हालात को आपको पता ही है क्या जा रहे हैं। आज तो अखराजात पूरे हो रहे हैं, शादी ब्याह की गुंजाइश है। फिर अगले साल सरमत की डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वो लड़की की शादी तवालत का शिकार हो जाएगी। अब ऐसे में एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो बिस्मिल्लाह करें, बाकी अल्लाह निगहबान है। सकीना बेगम ने कहा कह तो ठीक रही हो। मैं वरीशा बेटी से बात करने के बाद ही कोई फैसला करूँगा। वरीशा की माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी। सकीना बेगम वरीशा की सौतेली माँ थी। कहने को तो उन्होंने वरीशा पर कोई जुल्म न किया था, मगर माँ जैसा प्यार देने की कोशिश न की। बस यही कमी हमेशा वरीशा में पनपती रही। उसका बहुत दिल चाहता था कि सकीना बेगम उससे 4 साल छोटे सरमत की तरह उसे भी डांट डपट कर खाना खिलाए, उसे प्यार करे, मगर उसकी यह हसरत कभी पूरी ना हो सकी। घर के तमाम काम वरीशा और सकीना बेगम में बटे हुए थे। उन्होंने कभी वरीशा पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना की, हमेशा उसकी तरफ से चुप साधे रहे। कभी कभार उसे प्यार से मुखातिब कर लेती तो अगले 1 माह तक वरीशा का खुमार ना उतरता। वरीशा 20 साल की हुई तो सकीना बेगम को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। आखिर को अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो ख्वामख्वाह लोग उन्हें जिम्मेदार ठहराते। वरीशा थी भी तो इंतहाई खूबसूरत। स्याह चमकदार आंखें, गुलाबी खुलती हुई रंगत, तीखी नाक जिसमें एक बारीक सी सोने की तार हमा वक्त मौजूद होती थी, और भरे भरे अनाबी लब। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उसकी सियाह लंबी खमदार जुल्फ़ें किसी सावन की काली बदली मालूम होती थी। वरीशा बिनते अशरफ, आपका निकाह हाशिर वल्द सुलेमान से गवाहान की मौजूदगी में 1 लाख हक़ महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। वो अपने तमाम जुमला हुकूक उस शख्स के नाम कर चुकी थी जिसकी उसने अभी तक एक झलक भी नहीं देखी थी। रुखसती के वक्त वो बाबा और सरमत के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उसने नम आंखों से सकीना बेगम की तरफ देखा जो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर रही थी। उसके दिल में ठेस सी उठी कि सकीना बेगम आगे बढ़ेगी और उसे गले लगाएंगी, मगर वो ये हसरत दिल में ही लेकर वहाँ से रुखसत हुई। शहद रंग आंखें बेजार से ये मंजर देख रही थी। अगली सुबह वो उठी तो सामने वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ते चौंक गई। दिन के 11 बज रहे थे। उफ! उसने सर पर हाथ मारा। सकीना अम्मी फजर के वक्त उठा देती थी, मगर यहाँ अब कौन उठाया करेगा? उसकी आंखें फिर से नम हुई। आप भले ही मुझसे मोहब्बत ना करें अम्मी, मगर मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। उसने आंखों में आने वाली आंसू को पीछे धकेला और उठती और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर तो उसने अब तक बस फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था। ये मेरा घर है।
وہ متحیر سی بولی، جب شوہر ہی میرا نہیں تو گھر کاہے کو ہوگا میرا؟ اس نے خود ہی اپنے آپ کی سرزش کی اور اپنے ہی سر پر ہلکی سی چیت رسید کی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ سامنے سے ادھیڑ عمر ملازمہ آتی دکھائی دی تو وہ رکی۔ ارے بیوی جی اٹھ گئی آپ؟ صاحب کہہ کر گئے تھے جب آپ اٹھے تو ناشتہ بنا کر دوں آپ کو، کیا کھائیں گی آپ؟ ملازمہ نے شائستگی سے کہا۔ خالہ پہلے یہ بتائے کہ رات کو جو مہمان تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ندرت بھابی جو ان کی دوست کی بیوی تھی، سلمہ آنٹی اور اب یہ خود کہاں گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیبی وہ تو سب مہمان رات میں ہی چلے گئے تھے، بڑی بیوی یہی ہے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اور صاحب جی تو دفتر چلے گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا چلے مجھے سلمہ آنٹی کے کمرے کا بتا دیں اور ناشتہ وہی کروں گی میں، ایک عدد ہلکا سا سینڈوچ لے آئیے گا اور کافی کا بڑا والا مگ۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی بہتر۔ وہ سامنے سے دائیں جانب کوریڈور کے آگے پہلا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہی رکی ہے وہ، ملازمہ نے سمجھایا۔ اچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑھ گئی۔ سلمہ حاشر کی خالہ تھی اور حاشر کی شادی انہوں نے ہی کروائی تھی، یعنی یہ طے ہے مجھے جو ملے گا ملاوٹ شدہ ملے گا، میرا کسی کے خالص جذبات پر کوئی حق نہیں۔ پہلے عرصہ اور اب وریشہ۔ عرصہ وہ عورت تھی جس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، اس کے مرد دوست ضروری تھے۔ وہ عورت تھی جس کو بابا نے اپنے بزنس کے سلسلے میں پرافٹ حاصل کرنے کے لیے مجھ پر مسلط کر دیا۔ ایک ڈیل تھی عرصہ۔ وہ کٹ کٹ کرتا مسلسل لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی 3 سالہ رفاقت میں ایک پل بھی مجھے سکون کا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ رفاقت ایک غلط لفظ ہے۔ 3 سالہ عذاب، اور عذاب میں سکون کہاں ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی ہو اور وہ سامنے بے بس کھڑا دیکھ رہا ہو۔ وہ مسلسل ٹائپ کرتا جا رہا تھا، اس کے ذہن میں عرصہ کے کہے گئے تمام الفاظ گونجنے لگے۔ دیکھو حاشر، میں عمیر سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، تم اور میں 2 الگ الگ کنارے ہیں جو ساتھ چل تو سکیں گے مگر مل نہیں پائیں گے۔ کیا فائدہ اس حاصل سفر کا؟ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، یقیناً کوئی بھی عورت تمہارا ساتھ پا کر خوش نصیب کہلوا سکتی ہے، مگر میں نہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں حاشر۔ جو چیزیں تمہیں غلط لگتی ہے وہ میرا لائف سٹائل ہے، چھوڑ دو مجھے۔ عرصہ مختصر سی ریڈ کلر کی سلیو لیس ٹاپ اور جینز میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حاشر کو لگا اس کا ایک ایک لفظ درست ہے، اور ویسے بھی اب تک وہ یہ رشتہ پاپا کے کہنے پر نبھا رہا تھا، مگر اندر سے کہیں اس کے دل میں بھی یہی سب پنپ رہا تھا۔ وہ خود بھی ختم کر دینا چاہتا تھا اس بے فیض رشتے کو۔ یوں بنا کسی لڑائی اور جھگڑے کے عرصہ اور حاشر نے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ بات یہ نہیں کہ ایسے رشتے ناپائیدار ہوتے ہیں جہاں ہم آہنگی اور باہمی مسافت نہ ہو، بلکہ رشتے تو تب کمزور پڑتا ہے جب دونوں فریقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی مفقود ہو۔ ایسے رشتے کو آسانی سے ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ حاشر نے بھی پھر کوشش کی تھی کہ وہ عرصہ کو صحیح راستے پر لا سکے، مگر بات یہ تھی کہ عرصہ اس غلط راستے کی رنگینیوں میں کھو چکی تھی، وہ صحیح راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ 28 سالہ ایک ناسمجھ عورت تھی۔ عموماً 17-18 برس کی عمر میں لڑکیوں میں گمراہ ہونے کا مادہ جوش پر ہوتا ہے، مگر 28 سالہ پختہ ذہن کی مالک عورت بھی اکثر و بیشتر وہی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو اس نے 17-18 سال کی عمر میں بھی نہیں کی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس؟ ہر شے تھی، شوہر، گھر، پیسہ، ہر آسائش۔ ایک حلال رشتے میں موجود خوشی کو وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کسی غیر مرد کے بستر کی زینت بنی عورتوں کو کون مرد برداشت کرتا ہے؟ انہیں تو وہی مرد بھی حلال رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا جس کے لیے وہ اپنی عزت لٹاتی ہے۔ حاشر کا ظرف بہت بڑا تھا کہ اپنی راتیں باہر گھر سے گزارنے والی عورت کو اس نے 3 سال تک اپنی زندگی میں شامل کر رکھا۔ اس عورت کو جو گھر سے باہر رات گزارنے کو پارٹی کا نام دیتی تھی، اب وہ عورت جاتے جاتے حاشر کے بڑے دل اور ظرف کو نسبتاً چھوٹا کر گئی تھی۔ اب وہ کسی ایسے رشتے میں بندھنا چاہتا تو تھا، مگر اندر ہی اندر عورت کا یہ روپ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وریشہ۔ اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا اور چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ سلیمان۔ حاشر کب تک یوں ہی تنہا رہے گا؟ 5 سال ہو گئے اس کی طلاق کو، اتنا وقت بہت ہوتا ہے، اب میرے خیال سے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ سلمہ بیگم نے اپنے بہنوئی سلیمان صاحب سے کہا۔ سلمہ اپا، میں نے 1-2 بار سنجیدگی سے حاشر کو یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اس کے اندر ایسا کوئی رشتہ نبھانے کی گنجائش نہیں۔ سلیمان صاحب نے اصل مدعا بیان کیا۔ بھائی اسے سمجھنا چاہیے، اب ہر کوئی لڑکی عرصہ تو نہیں ہوتی نا۔ حاشر کی ماں ہوتی تو وہ یہ کام خود کرتی، مگر بہن کے بعد حاشر کا گھر بسانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر عرصہ کی دفعہ آپ نے زبردستی نہ کی ہوتی تو میں ایسی لڑکی کو اپنے حاشر کی دلہن کبھی نہ بناتی، مگر آپ کے لیے بیٹے سے زیادہ بزنس ڈیل ضروری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلمہ بیگم کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ بس آپا، کبھی کبھی انسان بہت مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ عرصہ کے والد نے اس ڈیل کے لیے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی شرط رکھی تھی، اور ان دنوں بزنس کے حالات بھی بہت خراب تھے، سو مجھے بہتر یہی لگا تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اب اسے سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ بات ٹال دیتا ہے۔ 1-2 بزنس پارٹنر کی بچہ ہے میری نظر میں۔ سلیمان صاحب نے چائے کا مگ منہ سے لگایا۔
رہنے دے، اب یہ کام میں خود کر لوں گی۔ جس کلاس کی لڑکیاں آپ کی نظر میں ہیں وہ عرصہ سے مختلف نہیں ہوں گی۔ میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم حاشر کی دلہن کسی مڈل کلاس فیملی سے لائیں۔ ایسی لڑکیاں عموماً شوہر کی وفادار ثابت ہوتی ہے۔ صالحہ کی ایک سہیلی ہوا کرتی تھی، سکینہ۔ سلمیٰ بیگم نے چھوٹی بہن کا نام لیا۔ اس کی بیٹی ہے میری نظر میں۔ کیا بلا سا نام ہے اس کا؟ سلمیٰ بیگم نے لمحے بھر کو سوچا۔ ہاں، وریشا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ صالحہ کی چھوٹی بیٹی انسا کی شادی میں ملاقات ہوئی تھی۔ گریجویشن کیا ہے بس۔ معصوم اور بھولی بالی سی بچی تھی، اور پھر سکینہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ تربیت بھی یقیناً سخت ہی کی ہوگی۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اپنے حاشر کا خیال آیا۔ عین حاشر کی جوڑی کی ہے شکل و صورت سے۔ ایسی لڑکی اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا آپ سے بات کر کے یہ معاملہ طے کروں۔ ویسے بھی میں یہاں بس مزید 1 ماہ کے لیے ہوں پاکستان میں۔ سفید پوش لوگ ہیں، جلد نکاح کر کے رخصت کر دیں گے۔ سلمیٰ بیگم نے پورا لاہ عمل ترتیب دیا۔ آپ کی بات سے متفق ہوں میں، کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر حاشر، سلمان صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی فکر مت کرے، مان جائے گا وہ، خالہ ماں ہوں میں اس کی۔ نہیں خالہ ماں، نہیں کرنی مجھے شادی، آپ تو سب جانتی ہیں نا، حاشر نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں سب جانتی ہوں، بھول کیوں نہیں جاتے تم سب؟ ہاں، اور میری بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہاری شادی ہوگی تو ہر حال میں ہوگی، پھر اگر وریشا تمہیں پسند نہ آئے تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ تم کوئی ٹین ایجر نہیں ہو جسے ایک ایک بات 100 دفعہ سمجھانی پڑے۔ 33 برس کے ہو گئے ہو اب، بس۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ خالہ ماں، وہ منمنایا۔ بس جو میں نے کہا تھا نا، کہہ دیا۔ تمہارے بیڈ کے سائڈ ڈراور پر تصویر رکھی ہے، دیکھ لینا، سلمیٰ بیگم نے کہا اور باہر چل دی۔ یہ صحیح بات ہے، 33 برس کے بچے اور مرد پر زبردستی؟ وہ خفا خوا سا خود سے گویا ہوا۔ تصویر دیکھوں یا نہیں؟ نہیں دیکھنی میں نے، وہ بڑبڑایا، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہولے سے چھید رسید کی اور دراز پر پڑا لفافہ اٹھایا، کھولا، مگر تصویر کا رخ اپنی جانب موڑنے سے پہلے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ یوں ہی کرتا تھا، جب نہایت بیزاری میں ہوتا تھا تو خود کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گہرا سانس لیتا۔ اس نے بیزاری سے تصویر کا رخ پلٹا، لڑکی تھی یا کوئی ابصرہ؟ پل بھر کو وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ جمائے وہ دونوں ہاتھوں کو تھوڑی تلے جمائے وہ غالباً کسی روسٹ روم پر چہرہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے وہ سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو سکیڑا۔ او مائی گاڈ! یکدم یہ الفاظ اس کے لبوں سے پھسلے۔ مگر یہ میری قسمت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی، پڑھی لکھی، کم عمر، جو نہ طلاق یافتہ ہے نہ بیوہ، وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس کے سوچ کا آنا تھا کہ اس کی ساری اتھل پتھل دھڑکنیں واپس معمول پر آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لڑکیوں کی اپنی مرضی کب ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیتی ہے، بھلے ہی وہ اس فیصلے سے خوش ہو یا نہ ہو۔ انکار کرنے کا حق وہ خود سے چھین کر مسخ کر دیتی ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی شے کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ان کے باپ اور بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ حاشر اور کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی نہایت سادگی سے کر دیا گیا تھا۔ کیا تحفہ دیا حاشر نے تم کو؟ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وریشا نے جواباً مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انگوٹھی ہے، سلمیٰ بیگم نے بظاہر خوش ہو کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاشر؟ سلمیٰ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا۔ حاشر کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا آنٹی۔ اس نے نظر چرا کر کہا۔ میری طرف دیکھو وریشا بیٹی۔ سلمیٰ بیگم نے توڑی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا تو وہ آنسو جو اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی فوراً سے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بالکل اچھی نہیں ہے آنٹی۔ انہوں نے یوں ایئر رنگ بیڈ پر پھینکی اور جلی کٹی باتیں کی۔ وہ بالکل کسی معصوم بچے کی طرح ناک خفگی سے سکیڑ کر رونے میں مصروف ہو گئی۔ وریشا میری بچی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حاشر ایسی بدتمیزی کرے گا۔ سلمیٰ نے اسے خود سے لگایا۔ اچھے سے علاج کروں گی میں اس کا، آ لینے دو آج ذرا اسے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں لالچی ہوں اور یہ ہوں وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی، اور وہ ایسی ہی تھی، سب کہہ دینے والی، راز رکھنے نہیں آتے تھے اسے۔ معصوم سی 20 سالہ لڑکی تھی وہ، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حاشر اور اس کے درمیان ہوئی سب باتیں صرف ان کی اپنی تھی اور کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ بس میری بچی بس، میں نے کہا نا میں آج اس کا اچھے سے علاج کروں گی، تم مت رو، 11 بجے ہو گئے ہیں، آنے والا ہوگا وہ۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حاشر داخل ہوا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی وریشا سلمیٰ بیگم کے کندھے سے لگی سو کرتی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس نے حیرت سے بھویں سکیڑی۔ کیا ہوا خالہ ماں؟ اس نے سلمیٰ بیگم سے کہا، جو بیڈ سے اٹھتے ہوئے خطرناک تاثرات لیے اسی ہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتی ہوئی حاشر کے بازو سے نکلتی باہر گئی۔ حاشر نے ایک نظر وریشا پر ڈالی جو اب گھبرا کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں بنا کہیں بھی شروع ہو جاتی ہوں، اس نے منہ میں بڑبڑا کر اپنے سر پر ہلکی سی چیت رسید کی۔ حاشر نے متحیر سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یوں اپنے ہی سر پر چیت لگانے کی عادت تو اس کی بچپن سے تھی، اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا ہوگا اس لیے میری نقل اتاری ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جرابیں اتارنے لگا۔ وہ اٹھی اور صوفے کے ساتھ ہی رکھے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور خود کو زیورات سے آزاد کرنے لگی۔ حاشر اب صوفے پر نیم دراز موبائل پر لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سلمیٰ بیگم شدید غصے کی حالت میں گئی ہے، سو جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ان کے پاس نہیں جانا تھا۔ وریشا نے دوپٹہ پنوز آزاد کر کے صوفے کی سائڈ پر رکھا اور تمام زیورات پیک کر کے سیف میں رکھنے لگی۔ حاشر اب اس کی تمام کارروائیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ حاشر کے فون پر رنگ ہوئی اور وہ ٹیرس پر فون سننے چلا گیا۔ وریشا نے اسے پیچھے سے منہ چڑھایا۔
ये भी ना हो सका कि रोने की वजह पूछ ही ले। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और शीशे के सामने खड़ी मेकअप रिमूवर से मेकअप साफ करने लगी। हाशिर वापस आकर वही बैठ गया। जब मेकअप साफ कर चुकी तो दुपट्टे का ख्याल आया जिसका कोना अब हाशिर के नीचे था। उसने एक नज़र उसे देखा और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा खींचा। हाशिर उसकी कार्रवाई से वाकिफ था मगर टस से मस ना हुआ, जैसे मोबाइल में मसरूफ़ होकर इर्द गिर्द भूल गया हो। जाने किस नगोड़ी से मैसेज पर बात फरमा रहे हैं। वो आदतन बड़बड़ाई, आपने कुछ कहा? हाशिर ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मेरा दुपट्टा आपके नीचे है, वो दे दे। उसने सटपटाकर कहा। हल्की गुलाबी रंग की कामदार फ्रॉक में वो कोई हूर ही तो लग रही थी। हाशिर ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और दुपट्टा देने ही वाला था कि दुपट्टा पकड़ने के लिए एक कदम आगे होती वरीशा अपने तमाम तर वजन के साथ तवाजुन खोती उस पर आ गिरी। उफ! हाशिर ने अपने सीने को मसलते हुए कहा। वो मुकम्मल तौर पर बौखला सी गई थी। बार बार उठने की कोशिश करती, वो उस कोशिश में मजीद उसके करीब हो जाती। हाशिर ने किसी अफसोस के आलम में उसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करता गोया हुआ। मोहतरमा वरीशा, कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का? हाँ, मैं तो वैसे भी देने ही वाला था, गिरने की क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुराहट दबाता गोया हुआ। वो मैं खुद नहीं गिरी थी, आपने गिराया। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली। मैंने गिराया? वो मासूमियत से बोला। चलिए ठीक है, मैंने गिराया, अब नहीं उड़ने दूंगा। वो शरारती लहजे में बोला। देखिए, शराफत का मुजाहरा करते हुए मुझे छोड़ दे और जाने दे, वरना मैं उससे आगे की बात ना बनते पड़ती तो वो खामोश हो गई। वरना तुम क्या? उसकी नाक में मौजूद बारीक सी तार को अपनी शहादत की उंगली से नरमी से छूता हुआ बोला। मैं सलमा आंटी को आवाज़ दे दूंगी। वरीशा ने उसकी वार फिदकियों से बचने के लिए मुंह उसी के सीने में छुपा लिया। कमरे में हाशिर का कहकहा गूंजा। ले छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। वो उसे खुद से हटाता हुआ बोला। वरीशा का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख पड़ चुका था, गोया लहू टपकने वाला हो। हाशिर ने दुपट्टा उसे पकड़ाया, जिसे थाम कर वो भागते हुए वार्डरोब में बंद हो गई। हाशिर ने अपने सर पर होले से छेद रसीद किया और आंखें मूंद कर सोफे की पूछ से टेक लगा ली। क्या कर रहे हो हाशिर? वो लड़की अपने दिल में किसी और को बसाई हुई है और तुम उसे ज़बरदस्ती अपनाना चाहते हो? एक मनफी सोच उसके दिमाग में आई और दिल की धड़कन को मामूल पर ले आई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी नहीं है। उसने दिल को समझाया मगर दिल सुन ही कब रहा था। वो किसी और से मोहब्बत करती है, दिमाग ने कहा और दिल ने सर झुका लिया। उसने तासुब से सर झटका और सलमा बेगम के कमरे में चल दिया। तुमने वरीशा को अरसा की अंगूठी पहनाई जो वो यही छोड़कर गई थी? सलमा बेगम गुस्से से गोया हुई। मुझे नया तोहफा खरीदने का वक्त नहीं मिला, हाशिर ने नजर चुराकर कहा। वक्त नहीं मिला या खरीदना नहीं चाहते थे? तुम पागल हो हाशिर, इतनी प्यारी और मासूम लड़की को अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल किया है और तुम हो के नाशुक्री किए जा रहे हो। पछताओगे हाशिर। ज़िंदगी तो तुम्हें मौका दे रही है अपना घर बसाने का, मगर तुम खुद को ये मौका नहीं दे रहे। सलमा बेगम इंतहाई गैज़ व गज़ब का शिकार हुई। आपको पता है खालामा, वरीशा मासूम और प्यारी तो है मगर मेरी नहीं है। किसी और के ख्वाब देखती है, वो किसी और को चाहती है। हाशिर ने दिल ही दिल में गोया हुआ। उसकी नज़रों में वो मंजर घूम गया जब वरीशा सलमा बेगम के कंधे से लगे आंसू बहा रही थी। ज़रूर उसकी याद आ रही होगी। हाशिर ने सर झटका। अब जवाब दोगे या नहीं? सलमा बेगम ने पूछा। उसने क्या कहा आपसे खालामा? वही जो कुछ तुमने उसे सुनाया था, सलमा बेगम ने कहा, यानी अपनी तरफ से बात गोल कर गई। हाशिर बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाशिर ने सटपटाकर कहा। मिलना भी नहीं चाहिए, सलमा बेगम बोली। अच्छा ना खालामा, आप गुस्सा थूक भी दें। वो सलमा बेगम से तो गुस्सा थूकने का कह रहा था मगर अंदर ही अंदर उसे खुद को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि ये वरीशा को कोई मसला था तो उसे कहती। सलमा बेगम को शिकायत लगाने की क्या ज़रूरत थी? वो बदगुमान हो रहा था। कैसा इंसान है, कल मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला और इतना कुछ कह गया कि इंतज़ार भी नहीं किया कि मैं कुछ बोलूं। और आज वो सोच कर रह गई। अपना कंबल उठाकर सोफे पर दराज हो गई मगर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार सकीना अम्मी की याद आती, अशरफ साहब की याद आती और कभी सरमत का मासूम चेहरा निगाहों में घूमने लगा। अशरफ साहब ने तो फ़ोन पर उसकी खैरत मालूम कर ली थी मगर सकीना बेगम, जाने क्यों अम्मी का दिल इतना संगदिल है। इतने साल तक तो इंसान को पालतू जानवर से उनसियत हो जाती है। फिर मैं तो इंसान हूँ, सोतेली ही सही मगर बेटी तो हूँ ना। वो बेआवाज़ रोने लगी जब ही हाशिर कमरे में दाखिल हुआ। चेंज करने के बाद बेड पर दराज हो गया और कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। वरीशा के रोने की आवाज़ उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी। क्यों रो रही हो वरीशा? उसने चेहरा कंबल से निकालकर यूं ही लेटे लेटे पूछा। नसीब फूट गए हैं मेरे, इसीलिए रो रही हूँ। आपसे मतलब? बल्कि नहीं, आपसे नहीं फूटे, जिस दिन से पैदा हुई हूँ उसी दिन से फूटे हैं। वो भराई हुई आवाज़ में बिना सोचे समझे बोली थी। हाँ तो नहीं करनी थी ना शादी, अगर इतनी ही याद आ रही है किसी की? वो मुंह बसोड़ कर कहता फिर से कंबल में घुस गया। हाँ, वो क्यों रो रही थी और वो क्या समझा था? भाड़ में जाए आप। वो चिल्लाकर उठी और तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकते कंबल भी उठा फेंका। हाशिर उछल कर बेड से उठा और बार बार अपने बचाव के लिए चेहरे को बाजू के आड़ में छुपाया। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और जो चीज़ हाथ में आती जा रही थी वो उठाकर मारती जा रही थी। वरीशा रुको, सुनो तो, क्या हुआ है? सॉरी, मैंने क्या कहा? मगर वो सुन ही कहा रही थी, बस वो चीज़ें पटकती जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। सलमा बेगम का कमरा नीचे था वरना सब आवाज़ें बआसानी उन तक पहुँच जाती। जब वरीशा थक गई तो दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर चली गई। वो मंडेर पर दोनों हाथ जमाए गहरे गहरे सांसें ले रही थी। आंखों में बेबसी के आंसू रवा थे। क्या हो गया इस लड़की को?
हाशिर ने बेड के नीचे से निकलते हुए कहा। वो 33 साल का मर्द था जिसे उस लड़की ने बुरी तरह पीट कर रख दिया था। माथे पर परफ्यूम की बोतल लगने से खून निकल रहा था। या वहशत, खाला माँ किस पागल खाने से उठाकर लाई है तुम्हें। हाशिर ने उसे कंधों से थामकर उसका रुख अपनी जानिब किया तो वो रो रही थी। उसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। या खुदाया, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। यार, पिटाई तुमने मेरी की है, रो क्यों रही हो। हाशिर ने उसे अपने कंधे से लगाया। आप बहुत घटिया हैं। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भेजते हुए रोते हुए कह रही थी। अच्छा ठीक है, मैं हूँ। हाशिर ने मुस्कुराकर उसका सर सहलाया था। बेहद, वरिशा ने कहा। हाँ बेहद, वो फिर से मुस्कुराया। आपने कल बहुत बुरी बातें की। आपने कहा मैं लालची हूँ और किसी और को। वो बुराई हुई आवाज़ में बोली मगर उससे आगे ना बोल पाई। वो हैरान सा हुआ। अगर मैं खामोश थी, बोल नहीं पा रही थी तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने मुझे क्यों गलत समझा। उसके आंसू मजीद रवानगी से बहने लगे। पागल हो तुम वरिशा, तुम क्यों किसी के भी प्रेशर में आकर ऐसे कह रही हो। देखो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। चंद दिन गुजर जाने दे, फिर हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के रिश्ता ख़त्म। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वरिशा ने उसे खुद से अलग करके ज़ोर से पीछे को धक्का दिया और कमरे में जाकर टेरेस वाले दरवाजे को कुंडी लगा दी। मरे आप ठंड में, आपकी अकल और होश दोनों फटे चढ़ने गए हैं। वो फिर से चिल्लाई। पूरी रात दिसंबर की यख ठंडी सर्द में गुजारने के ख्याल से उसे झुरझुरी आ गई। अच्छा सुनो तो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। ये दरवाज़ा खोलो और अंदर आने दो, हाशिर ने बेचारगी से कहा। नहीं, आप सुबह को आइएगा। आज तुम इस बड़े से बेड पर अकेले मज़े से सोऊंगी। कल कल तो आप पूरे बेड पर फैल कर सो रहे थे और मुझे इस 2 सीटर सोफे पर लमक लमक कर सोना पड़ा था। उसने दांत पिसते हुए कहा। अच्छा मेरी माँ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मगर इतनी ठंड में यहाँ। वो लहजे में असहद बेजारगी समोकर बोला। माँ? हाँ हाँ, माँ से याद आया, मैं तो अम्मी को याद कर रही थी। और आपने कहा। अस्तगफार, वाहियात सोच है आपकी। उसने जालीदार दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े हाशिर को देखकर कहा और दफातन चौंकी। हाशिर के सर से मुसलसल खून बह रहा था। उसने फौरन से दरवाज़ा खोला। आपने आपने बताया क्यों नहीं, आपको चोट लगी है। उसका हाथ थामकर उसे सोफे तक लाई और बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है, उसने परेशानी से पूछा। वो सामने वाले ड्रॉर में, हाशिर ने खफगी से मुंह मोड़कर कहा। वो फटाफट से बॉक्स लाई और उसके पास खड़ी होकर झुक के जख्म साफ करने लगी। कांच लगने की वजह से ऐसा हुआ था। सच शुक्र के जख्म मामूली था। वो निहायत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो होंठों को सकेड़े रोई पर पायोडीन लगाकर जख्म साफ करने में पूरी तरह महव थी। हाशिर ने आंखें मूंद ली। उस एहसास को महसूस करने लगा जो उसके इस तरह अपनी परवाह करने पर उसे महसूस हो रहा था। उसे याद आया जब 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तो अरसा घड़ी भर को अस्पताल गई और फिर मसरूफियत का बहाना करके चली गई। भला शोहर से बढ़कर क्या मसरूफियत हो सकती थी। वो ना चाहते हुए भी अरसा और वरिशा का मुआवजा कर बैठा। वरिशा सनी प्लास लगाने लगी तो उसको दर्द का एहसास हुआ। पता नहीं माथे पर या दिल में। आई एम सो सॉरी हाशिर, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैंने यूँ कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई, सरमत के अलावा। वो बेचारा भी ऐसे ही जख्मी होता था। मैं अपने हवास में नहीं थी, सॉरी। उसने हाथ बांधकर सामने खड़े होकर कहा। फर्स्ट एड बॉक्स को साइड पर रख चुकी थी। यहाँ बैठो। हाशिर ने उसका हाथ थामकर उसे अपने सामने बिठाया। तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं वरिशा, गलती मेरी थी। बल्कि मेरी भी नहीं थी। अरसा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, अंदर से मैं शदीद बदगुमान हो चुका था। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, यानी तुम्हारी तस्वीर देखी थी, तो शायद उसी वक्त तुम मेरे दिल को छू गई थी। मगर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई हो। कल रात मैंने जो भी तुमसे पूछा और कहा, इसीलिए कहा क्योंकि मैं फिर से वही सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। और अभी जो कुछ देर पहले कहा, उसकी सज़ा तो मुझे मिल चुकी है ज़ख्म की सूरत में। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वो मुस्कुराते हुए उससे माफ़ी तलब कर रहा था। वरिशा ने अपने दाएं हाथ से उसके चेहरे के एक एक नकूश को छुआ। सुर्ख सफ़ेद रंगत, शहद रंग आंखें जिनमें एक आलोही सी चमक थी, मगरूर इंतहाई तीखी नाक और हल्की हल्की बियर्ड शेव में वो सीधा दिल को छू रहा था। माफ़ किया, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके कंधे से सर टिका लिया। हाशिर ने उसके सर पर लब रख दिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है वरिशा। हाशिर ने यूं ही बेवजह पूछा। एक ही दिन में? अभी कल ही तो शादी हुई है। मुझे नहीं पता, वरिशा ने हौले से कहा। मेरी भी तो कल ही शादी हुई है। मुझे तो हो गई है मोहब्बत, और आज ही हुई। वो हैरानगी से बोला। वो मुंह पर हाथ रखकर अचानक हंसी। एक शेर याद आया है आलिजा, कहे तो अर्ज करूँ। वरिशा ने आंखों में शरारत लिए कहा। जी ज़रूर। हाशिर ने उसके बाल सहलाते कहा। वो हनोज उसके कंधे से सर टिकाए हुए थी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, वरिशा ने एक अदा से कहा। इकबाल? इस वक्त नहीं वरिशा, कोई गालिब का शेर सुनाओ। हाशिर ने झुंझलाकर उसके बाल बिगाड़ते कहा। पूरा सुन तो ले। वो नाराज़गी से गोया हुई। अच्छा अच्छा सुनाओ। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। वरिशा ने सर उठाकर उसकी आंखों में शरारत से देखा। जो खाते पीते घरानों से है। शेर का मुकम्मल होना था कि हाशिर का फलक शेगाफ कहका बुलंद हुआ। कोई हाल नहीं तुम्हारा। वो हंसते हुए बोला और उसके सर पर एक छेद रसीद की। अच्छा है ना, मैंने बनाया है। वो हंसते हुए गोया हुई। बहुत अच्छा है जनाब। कल अम्मी के यहाँ जाना है मुझे। आज बहुत याद आई उनकी। वो उदास होती बोली। कल ले चलूँगा, हाशिर ने कहा। वादा? वरिशा ने कहा। हाँ बाबा, वादा। हाशिर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब करके हौले से अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। बाहों में चले आओ सनम, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का।
सकीना बेगम वरीशा को दिल से बेटी मानकर गले लगा चुकी थी। वरीशा और हाशिर की शादी को 2 बरस हो चुके थे। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। हाशिर की दोस्त की शादी थी जिसमें जाने के लिए वरीशा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। वो डल गोल्डन कलर काम वाला सूट पहने हुई थी। उस पर हर रंग ही जचता था। वो जो पहन लेती अच्छी ही लगती। चले? हाशिर ने वरीशा से पूछा, जो खुद पर परफ्यूम का छिड़काव कर रही थी। हाँ चले। वो मुस्कुराते हुए बेबी कार्ट की तरफ बढ़ी और उसमें से 2 माह की अरीहा को गोद में उठाया। वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ वरीशा। हाशिर ने उसके हाथ से अरीहा को लेकर प्यार किया और वापस बेबी कार्ट में रखकर वरीशा को खुद से करीब किया। अभी तो देर हो रही थी आपको और अब आप शुरू हो गए। वो नाक सुकेर कर बोली, देर? मैं सोच रहा हूँ वफाक से माजरत करूँ और शादी पर ही ना जाए। उसने उसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करके उसकी पेशानी पर निहायत मोहब्बत से एक मोहर जब्त की। जी नहीं, 1 घंटा लगाकर तैयार हुई हूँ मैं। जाना तो हर हाल में है, वो उसे पीछे करते हुए बोली और अरीहा को गोद में उठाया। क्या यार? वो झुंझुलाकर बोला और फिर से उसे चुराने के लिए अपना वही पसंदीदा गाना शुरू कर दिया। बाहों में चले आओ सनम, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। ख़त्म शुद। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी एंड आई होप आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। आई नो ये थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन आप लोगों की राय मुझे जाननी थी कि आप लोगों को इस तरह के छोटे नॉवेल्स अगर पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वो भी साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। या आपको जो है लंबे किस्त जो होते हैं ना एपिसोड वाले नॉवेल्स पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। ये राय हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। फिर आप सबकी पसंद के मुताबिक ही हम जो है ना कहानियाँ और नॉवेल्स शेयर करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के छोटे नॉवेल्स पसंद है या जो है लंबे लंबे जो नॉवेल्स होते हैं एपिसोड वाले वो पसंद है, तो ज़रूर बताइएगा। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बन जाइए हमारे नॉवेल्स हमें इस फैमिली का हिस्सा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं मोस्टली रिप्लाई भी देती हूँ। आप सबकी मैं दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ़ यू। और अब जो अगली कहानी है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरी होने वाली है। मुझे पूरा यकीन है आपको वो कहानी भी बहुत पसंद आएगी। मैं अपने चैनल में वही कहानी आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो आपको मुझे लगता है कि पसंद आएगी। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि ऐसी स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ जो आपको पसंद हो। तो इंशाल्लाह कल की कहानी में आप सबसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जाते जाते इस एपिसोड को लाइक करते ज़रूर जाइएगा। तो बस अब कल हाजिर होंगे आप सबके सामने एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।